हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी का है। तो आज हम हिंदी की जो ऑब्जेक्टिव की क्लास है आज उसको पढ़ लेते हैं। और कल आप लोगों को साइंस की जो सोशल साइंस है उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास मिल जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लासों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर ऑब्जेक्टिव क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के चैनल पर पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र हमारे हैं वो किस युग के लेखक हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि द्विवेदी युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं या शुक्ल युग के या फिर शुक्लेत्तर युग के। तो भारतेंदु युग के जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो भारतेंदु युग के हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना जो है वो किस विधा की है। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास या नाटक या फिर एकांकी। जो गुनाहों का देवता है उसकी विधा जो है वो उपन्यास विधा है। इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में बढ़ते हुए देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका जो है उसके जो संपादक हैं वो कौन हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या फिर निराला जी हैं या फिर महादेवी वर्मा। जो हंस पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही की विधा है। जो रचना कलम का सिपाही है वो किस विधा की रचना है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, संस्मरण या रेखा चित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो जो कलम का सिपाही रचना है उसकी जो विधा है वह है जीवनी। इसका राइट आंसर होगा कलम का सिपाही जीवनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। लहरों के राजहंस इसके लेखक कौन है। धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं या कमलेश्वर हैं या राजेंद्र यादव। जो लहरों के राजहंस हैं वो रचना जो है उसके लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं लहरों के राजहंस वो मोहन राकेश जी हैं। इसका राइट आंसर होगा लहरों के राजहंस मोहन राकेश। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक क्या हैं, कवि हैं या उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो आलोचककार हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आलोचक हमारा राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन हैं। आकाशदीप के लेखक वो कौन हैं बताइए। आकाशदीप के लेखक अमरकांत जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर निराला जी हैं। जो आकाशदीप रचना हमारी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इसकी जो विधा है वो हमारी है कहानी। जो जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप रचना है वो हमारी कहानी है। क्या है, कहानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं। मैला आंचल के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं। मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं या फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं या प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल रचना है उसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केशवदास काव्यधारा के कवि हैं।
केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या फिर प्रयोगवादी। जो केशवदास काव्यधारा के कवि हैं वो किस काव्यधारा के हैं? रीतिबद्ध या फिर रीति सिद्ध या रीति मुक्त या फिर प्रयोगवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रीतिबद्ध। रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशवदास जी की या बिहारी लाल की या घनानंद की या भूषण की। जो रामचंद्रिका रचना है वो हमारी केशवदास जी की है, राइट आंसर होगा केशवदास। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? कमेंट में बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि हम जान सके कि आप लोग भी पढ़ते हैं वीडियो को। इसका जो ऑप्शन इनके दिया है रति होगा या शोक होगा या हास होगा या निर्वेद होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, अरे मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। और इसका जो ये दिया हुआ है अलंकार पूछ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? जो ये उपयुक्त पंक्तियों में पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो जो इसमें अलंकार होगा वो कौन सा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है अति या अधि या अध या फिर आ। जो अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है वो हमारा है अध, यानी अधि। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वया पद युष्मद् शब्द के किस विभक्ति और वचन किस वचन का रूप है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रथमा एकवचन या पंचमी बहुवचन या तृतीया एकवचन या षष्ठी द्विवचन। तो इसका जो दिया हुआ है कि त्वया पद युष्मद् शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। तो इनको जो दो युष्मद् शब्द हैं उनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इससे आप लोग भी निकाल सकते हैं कि किस वचन का कौन सा भी कोई भी आप लोगों को इसी तरीके का शब्द दिया होगा और आप लोगों को कहेगा कि इसमें विभक्ति और वचन बताइए। जब आप लोगों को याद होंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। तो हमारा जो इसका त्वया का होगा त्वया पद, इसका तृतीया विभक्ति होगी और वचन जो होगा एक वचन होगा। आप लोगों को याद करना पड़ेगा तृतीया एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में जो समास है कौन सा है? द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तिरंगा में जो समास होगा वो हमारा द्विगु समास होगा, हमारा राइट आंसर द्विगु होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है हाथी ना खाता है ना पीता है। ऑप्शन दिया है एक, हाथी ना खाता है ना पीता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है अब तो बस मिलने से रही। ऑप्शन सी दिया सागर में लहरें उठ रही हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है छी कितनी गंदी है यहाँ, छी कितनी गंदगी है यहाँ। तो इसका जो विधानवाचक वाक्य है वो हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सागर में लहरें उठ रही हैं विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है। ऑप्शन दिया हुआ है क्षीर या फिर छीड़ या फिर खीन। तो जो खीर का तत्सम रूप होगा वो हमारा क्षीर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्षीर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी खीर का तत्सम क्षीर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य का भेद नहीं है। वाक्य का भेद कौन नहीं है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। वाक्य का जो भेद नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्रियावाच्य वाक्य का भेद नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह मुंबई जा चुके हैं। वह मुंबई जा चुके हैं, तो इसका जो पूछ रहा है रेखांकित पद का परिचय बताइए। वे मुंबई जा चुके हैं, रेखांकित पद का परिचय बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग होगा, एकवचन होगा, कर्मकारक होगा। ऑप्शन बी दिया है अन्य पुरुषवाचक होगा या सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, बहुवचन होगा, कर्ता कारक होगा। ऑप्शन सी दिया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या पुल्लिंग होगा या एकवचन होगा या फिर करण कारक होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, एकवचन होगा और कर्म कारक होगा। तो वे मुंबई जा चुके हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और पुल्लिंग होगा और बहुवचन का होगा और कर्ता कारक होगा। तो इसी तरीका का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें, ताकि इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो को मिलते रहे, ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसी तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं आप लोग उनको तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और तो आप लोग को कल सामाजिक की जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आप लोगों को कल मिल जाएगी। तो हमारे इसी चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को सभी क्लासें उपलब्ध हो सकें। और आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।